मॉक टेस्ट धमाका है जोरदार, देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा एजुकेशन वर्ल्ड में। आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट है जो हम लगाएंगे। आज जिस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को दिखाएंगे जो हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। कोई कोई क्वेश्चंस तो ऐसा है जो कि एग्जाम में लगभग 10 बार, 11 बार, 14 बार, इतनी बार बार मतलब एग्जाम में आ रहा है। आज उन्हीं तरह के क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। ऐसा ना हो आप बीच में वीडियो को छोड़ के चले जाएं और कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसे आप मिस कर जाओ जो एग्जाम में इस बार आ जाए, ठीक है। इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए और मन लगा करके पढ़िए, पूरा पढ़िए, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है, यानी कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता या अधिक सूत्रों को याद करना। नेक्स्ट है बहुत जल्दी सवालों को हल करना। और लास्ट है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनसे संबंध बनाना। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है, यानी कि जो एक अच्छा गणितज्ञ होगा उसके लिए इन सब में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एकदम सटीक हो रहा है, एकदम करेक्ट हो रहा है। तो इन सब में एकदम परफेक्ट जो आंसर है वो है हमारा आंसर नंबर डी, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। एक अच्छे गणितज्ञ के लिए ये वाला ऑप्शन एकदम बेस्ट है। उसे सभी अवधारणाओं को समझना और लागू करना और उनसे संबंध बनाना, ये सब उसे बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक स्क्रीन पर है, वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीज गणित में महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बीज गणित में इम्पोर्टेंट नहीं है। फर्स्ट है सामान्यीकरण, सेकंड है मानसिक चित्रण, थर्ड है माप और चौथा है क्रम परिवर्तन। तो इनमें से हमारा ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बीज गणित के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माप बीजगणित पहलू के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता है, ठीक है। गणित में होने के लिए एक व्यक्ति को डैश 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 की आवश्यकता है, यानी कि किस चीज की आवश्यकता है। तो थर्ड में हमारा ऑप्शन है गणनाओं में प्रवीणता की, अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की, सूत्र याद करने की या हल को याद करने की। यानी कि जो गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को किस चीज की ज्यादा जरूरत होती है। गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति जो है उसे सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए एकदम बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों, क्योंकि अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना द्वारा समस्याओं को बनाने और उन्हें सूत्रबद्ध करने की जो क्षमता होती है वो एक गणितज्ञ के लिए बहुत ही बेहतर होती है और उसमें होनी चाहिए। जो मैथ पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसमें ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अगर किसी पर्सन के अंदर ये जो ऑप्शन दिया हुआ है अमूर्त चिंतन और तर्क संगत विवेचना वाला, अगर ये किसी इंसान के माइंड में अगर होता है, यानी कि वो बहुत ही माइंड से एक्टिव है, तो वो मैथ पढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन नहीं है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे गणित में अंकगणित प्राप्त करना आसान करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषयी अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वो है क्वेश्चन नंबर बी, गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। यही भैया गलत है, ठीक है। गणित की परियोजना में कौन सा कथन सही नहीं है, तो बस यही सही नहीं है कि वे अंक गणित में अंक प्राप्त करने के लिए और हमें मतलब आसान होता है इसलिए गणित पढ़ते हैं, नहीं, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों की संख्या पद्धति पढ़ाने का
उद्देश्य, यानी कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनको संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? 4 अंकों वाली संख्याओं के योग और व्यकलन के कौशल को प्रवीण करना, बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवीण करना, 6 अंकों तक बच्चों को घटाया सिखाना, संख्याओं को सैकड़ा दहाई इकाई के समूह के रूप में देखना, स्थानीय मान की सतर्कता को समझना। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सबसे बेस्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी, कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाना। भाई संख्या पद्धति पढ़ाएंगे तो एकदम स्टार्टिंग से ही तो पढ़ाएंगे। संख्या पद्धति पढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ाना पड़ेगा? बच्चों को सबसे पहले में इकाई दहाई इन सारी चीजों के बारे में बताना होगा, स्थानीय मानों के बारे में बताना होगा। तो क्वेश्चन 5 के लिए सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? भाई जो गणितीय प्रश्न होगा उसका माइंड कैसा होगा? उसका माइंड तार्किक बुद्धि होगा। ठीक है, यही तो है जो, यानी कि जिसका माइंड एकदम एक्टिव होगा, जो तार्किक बुद्धि का होगा, वो गणित पढ़ने में एकदम मस्त बेस्ट होगा। तो प्रिया गणितीय प्रश्न करने में निपुण है, उसमें किस प्रकार की बहुबौद्धिकता की अधिकता है? तो उसमें तार्किक बुद्धि की अधिकता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, इसमें कौन सा क्वेश्चन से आंसर सही है? ऑप्शन विशिष्टीकरण, मूर्त से अमूर्त, व्यापीकरण या कोई भी नहीं। यानी कि बच्चों में गोलाई की जो अवधारणा है वो किससे विकसित होती है? तो वो होती है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गणित की विभिन्न शाखाएं और जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर हैं। अंकगणित को पढ़े बिना भी समीकरण को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुज की समस्याओं को पढ़ा जा सकता है। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, या बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़ी जा सकती है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया इनमें सभी को दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कैसे? बीजगणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? आप सभी लोग गणित पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता होगा कि हमारी लाइफ में गणित का क्या महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व होगा? ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए आगामी नोटिफिकेशन के लिए। हर तरह की मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको दी जाएगी। अगर आपको कोई सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि हमें मैथ में इस टॉपिक का हमें परेशानी है, आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तो ज़रूर हम आपको उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है, हमारा साथ दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व? क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें कह रहा है सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक, मानसिक या धार्मिक। तो भाई गणित के लिए संस्कृति का तो कोई मतलब ही नहीं है, सामाजिक का कोई मतलब नहीं है, धार्मिक का कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, मानसिक। ठीक है, सी ऑप्शन है मानसिक। तो गणित प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का जो महत्व वो है मानसिक। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित विद्यालय में गणित पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो 10th वाले का आंसर हम देखते हैं। बच्चे की सोच का विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, या गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा नहीं है। गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना ये प्राथमिक विद्यालय के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा तो अभी छोटा ही है, उसे आप उच्चतर की पढ़ाई कैसे करा दोगे? ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी नहीं है। तो नहीं वाले ऑप्शन के लिए देखते हैं हम कि कौन सा नहीं है। ऑप्शन हमारे, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाना, प्रतिचित्रण अनुपात विवेचन को प्रोत्साहित करना, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या प्रतिचित्रण एक
प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 11 के लिए हमारा सी वाला एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं पूछा है और नहीं वाले के लिए हमें नेगेटिव वाले के लिए नेगेटिव वाले ऑप्शन को ही लगाने के लिए ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही सबसे बेस्ट होता है। तो गणित के में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, यही वाला गलत है, यानी कि यही वाला ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज स्पष्ट है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह कोई क्वेश्चन है कि एक वर्ग किस प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थी को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य क्या है, यानी कि ये एक क्वेश्चन है, शिक्षक ने विद्यार्थी से कह दिया ये क्वेश्चन है, इसका हमें मतलब आंसर बता दो। तो शिक्षक क्या करना चाहता है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस कौशल को विकसित करना चाहता है, या बच्चे के साथ क्या मतलब उसके माइंड के साथ किस तरह से उसे एक्टिव करना चाहता है। तो ऑप्शन हमारे विद्यार्थी को मुक्त अंक वाले प्रश्नों से परिचित कराना है, या विद्यार्थी के लेखन कौशल को सुधारना है, या विद्यार्थी को चिंतन और मनन का अवसर देना है, या कक्षा को अधिक अंतःक्रिया यानी कि सहभागी बनाना है। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है ऑप्शन नंबर 12 में से? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट है, विद्यार्थी को चिंतन और मनन का अवसर देना। उसने कह दिया एक वर्ग किस प्रकार का समांतर चतुर्भुज किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, उसके लिए वो अपने माइंड को चलाएगा, सोचेगा, विचारेगा, बनाएगा। तो यानी कि क्या है कि विद्यार्थी को चिंतन और मनन का अवसर देना। शिक्षक एक यह करना चाहता है कि बच्चा अपने माइंड में एक्टिव रहे, अपने दिमाग से सोचे, अपने माइंड का यूज करे, चिंतन करे, मनन करे। तो ऑप्शन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 13 अब आपके सामने है। 13 क्या कह रहा है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बैठा देना चाहिए, यानी कि जो अच्छे होशियार बच्चे हैं उनके साथ बैठा देना चाहिए। अच्छा ना करने के परिणाम को समझाएं कि अच्छा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, या तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, इस तरह से उसे लेक्चर देना शुरू कर दें। या अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट दें, बच्चा नहीं कर पा रहा तो उसे बार बार वो चीज़ करने के लिए दें। या कारणों का निदान करें और उपचार कदम उठाएं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, कि बच्चा बार बार उसे कर रहा है फिर भी वो उसे नहीं कर पा रहा है, उसमें बार बार वो उसमें फेल हो रहा है, या उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, या उसका अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है बच्चा किसी चीज़ के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उस चीज़ को समझना चाहिए कैसी क्या बात है जो बच्चा बार बार हम उसे समझा रहे हैं फिर भी वो उस चीज़ में फेल हो रहा है। तो कारणों का निदान करेंगे और उपचार कदम उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा है, यानी कि जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से गणित अध्यापन का कौन सा तरीका एकदम बेस्ट है। विद्यार्थी को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, या केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, या केवल टिप्स देखकर उन्हें दूर कर देना, गैप्स देखकर दूर कर देना, हर विद्यार्थियों को एक ही तरह से पढ़ाना। ठीक है, यानी कि एक गणित अध्यापन में कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे बेस्ट है, हमें क्या करना चाहिए, यानी कि अच्छे के लिए हमें अच्छा ही ऑप्शन देखना चाहिए। तो इसमें केवल वाले नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक होते हैं, तो हमें केवल वालों पर ध्यान नहीं देना है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव है तो उसके लिए आंसर भी हमें पॉजिटिव देखना है। तो हमें ए और बी बचा, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है? विद्यार्थी को उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट है, ये वाला हमारा एकदम सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 15 नंबर में ऑप्शन है हमारे, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों की बात करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों की बात करना, केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, या अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना।
तो इसमें से कौन सा कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए इसमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि हमें सत्य देखना है, पॉजिटिव देखना है आंसर। तो पॉजिटिव आंसर के लिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर कि अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 15 के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव है, क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव के लिए हमें नेगेटिव ही ढूंढना है। तो 16 के लिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। नेगेटिव के लिए नेगेटिव ही ढूंढ लो, पूरा ढूंढ देखो। मैं शिक्षार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये नेगेटिव है। एनसीईआरटी क्या कहती है, हमारी बच्चों को रटने पर ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। तो ये क्या कह रही है, रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न से क्या नहीं करना चाहिए। तो ये रटने पर बल बिल्कुल भी नहीं देना सही चाहिए। नेगेटिव हो गया तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य है। इनमें से कौन सा है जो सबसे एकदम बेस्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, भूमिका प्रवाह यानी कि रोल प्ले, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण आधारित परियोजना या प्रश्नोत्तरी। यानी आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए कौन सा सही है। तो विद्यार्थी की समझ का आकलन करने के लिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सर्वेक्षण आधारित परियोजना करना, ये सबसे बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन, भावात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या सारात्मक मूल्यांकन। किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रमुख अभिप्राय विद्यार्थियों को फीडबैक देना है। तो कोई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन यह इसके लिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर रहेगा फीडबैक देने के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो भी आपने क्वेश्चंस पढ़े हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते रहे हैं, कई बार आए हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने कराया, क्वेश्चन नंबर 15 की तो कोई था ही नहीं रही है कितनी बार आया। 15 क्वेश्चन नंबर हमारा 17 बार यानी 17 बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है। सी टेट यूपी टेट में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं माइंड में सेट हुआ है एक बार में तो आप एक बार और इसे देख लीजिए, आप एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार आते रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।